Randir Sharma, I expect from you such kind of a thing. थैंक यू सर। सर, नियम 67 में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने इस साल आई आपदा पर चर्चा शुरू की थी, जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और अधिकतर सदस्यों ने जिनके विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान हुआ है उन्होंने उसकी चर्चा की है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मां नैना देवी की कृपा रही है, उतना नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड्स होते हैं, सड़कें अवरुद्ध होती हैं और साथ में कुछ घरों के आगे के डंगे बह जाते हैं, घरों में दरारें आ जाती हैं या कुछ पशुशालाएं गिर जाती हैं। परंतु उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि ये नुकसान भी गरीब आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। जो फील्ड स्टाफ है उसका फ़र्ज है कि मौके पर जाए, फौरी राहत दे, उसकी असेसमेंट करके भेजे ताकि समय पर कंपेंसेशन मिले। देखने में ये आया, जब तक हम एसडीएम को फ़ोन नहीं करेंगे, जब तक हम पटवारी को खुद नहीं गए, तब तक वो मौके पर जाते नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है सरकार से कि ऐसी आपदा के समय अधिकारी प्रोएक्टिव होकर काम करें, इसके निर्देश नीचे तक दें। ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रदेश में आपदा की बात है, जो सारे विषय ध्यान में हमने सुने हैं, ये ठीक है सबका कहना कि बादल कब फट जाए किसी को पता नहीं, आपदा कब आ जाए किसी को कोई जानकारी नहीं, और सरकार भी बचती है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं। परंतु मैं ये मानता हूँ ये ठीक है, आपदा का पता नहीं लगता, बादल फटने की जानकारी नहीं होती, परंतु ये तो पता होता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में बरसात आने वाली है और उस बरसात के कारण नुकसान होगा। तो क्या सरकार पूर्व योजना, पूर्ण योजना के सिद्धांत पर काम करती है? क्या सरकार मई जून महीने में जो संबंधित विभाग है उनकी बैठकें लेकर क्या कुछ इस तरह के एक्शन, कुछ इस तरह के काम करती है ताकि बाढ़ से नुकसान कम हो? देखने में यह आया कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। पहली ही बारिश में लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाती है, नालियां भर जाती हैं और पूरी बरसात में उन नालियों से मलबा हटता नहीं है और सड़कें टूटती रहती हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हर बरसात से पहले संबंधित विभागों की बैठकें करके पूर्व तैयारी की जाए, पूर्ण योजना बनाई जाए ताकि नुकसान कम से कम हो। अब अध्यक्ष महोदय, अवस्थी जी कह रहे थे, एक दिन विक्रमादित्य जी भी कह रहे थे कि विपक्ष के लोग आलोचना करते हैं, सुझाव दें। अरे भाई, हम कमियां नहीं बताएंगे तो सुधार कैसे होगा? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आलोचना तो लोकतंत्र में जरूरी है। कबीर जी ने कहा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसलिए निंदा करने वाले को तो साथ रखना होता है। और मैं तो इस आपदा में जो चर्चा सुनी है उसके आधार पर कहना चाहूँगा कि इस साल की आपदा से ये स्पष्ट हुआ कि सरकार गंभीर नहीं थी। अब कारण ये हो सकता है कि ज़्यादातर नुकसान विपक्षी विधायकों की विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, परंतु उसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। आपदा से निपटने का मुख्य काम राजस्व विभाग का, और माननीय राजस्व मंत्री महोदय के बयान सरकार की गंभीरता को दर्शाते हैं। जब वो मीडिया कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं सराज के नुकसान पर, जहां सैकड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, और राजस्व मंत्री बोलते हैं अब आया जयराम को मजा, अब चुभा कंटा, अब हुई दर्द। जब ऐसे बयान राजस्व मंत्री देंगे तो क्या संदेश अफसरशाही में जाएगा, क्या संदेश जनता में जाएगा? और यह संदेश गया कि सरकार गंभीर नहीं है। दूसरा प्रमुख विभाग होता है आपदा में लोक निर्माण विभाग। सड़कें ज्यादातर क्षतिग्रस्त होती है।
ये ठीक है, लोक निर्माण मंत्री जी आपदा से दूसरे दिन गए, परंतु उसके बाद विदेश चले गए। सोशल मीडिया में आया आपदा घटी है, सड़कें बंद हैं और लोक निर्माण मंत्री विदेश में है। होगा महत्वपूर्ण काम, परंतु क्या आपदा से महत्वपूर्ण था? इसलिए ये स्पष्ट बातें हैं जो सरकार की लापरवाही को दर्शाती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि सरकार गंभीर नहीं थी। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमने देखा है इस बार आपदा में सरकार से ज्यादा समाज सक्रिय था। आवश्यकता होती है सरकार प्रोएक्टिव होकर आगे आए, समाज साथ दे, परंतु इस बार समाज आगे बढ़कर आया। समाज ने जो वहां आगे बढ़कर राहत सामग्री पहुंचाई, समाज ने वहां सड़कें रास्ते खोलने का काम किया, सरकार तो तमाशा देखती रही। इसके बावजूद भी आप सोचें कि हम आपकी वाहवाही करें, कैसे संभव है? और इस आपदा में एक और बात ध्यान में आई कि सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्रों में हमारी सरकार थी, अगर बारिश से कहीं लाशें गिर जाते थे तो ठेकेदार सुबह ही फोन करते थे, मेरी जेसीबी लगा दो, मेरी जेसीबी लगा दो। हम कहते थे टेंडर लगने दो, और टेंडर बाद में लग जाएगा, लगा दो, मैं कर देता हूं। विश्वास था कि हमें पेमेंट होगी। आज आपदा में आप टेंडर भी लगा लो, ठेकेदार तब भी टेंडर नहीं भरता, उसको लगता मुझे तो पेमेंट ही नहीं होगी। यह प्रश्न चिन्ह है आपकी विश्वसनीयता पर। और दूसरा प्रश्न चिन्ह, आज मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देने की बजाय समाज के लोग वहां प्रभावितों को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। आज समाज के लोग, नेता प्रतिपक्ष, वहां के विधायक आदरणीय जयराम ठाकुर जी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। उनको विश्वास नहीं है कि सरकार हमारे दिए हुए पैसे को सही प्रभावित लोगों को पहुंचाएगी, क्योंकि 2023 की आपदा सामने है। मैं रखूंगा उसके आंकड़े कि जब उसमें राहत नहीं पहुंची तो अब राहत कैसे पहुंचेगी। और आज हम लोगों ने अपनी तरफ से भी, समाज के लोगों ने भी माननीय जयराम ठाकुर जी के माध्यम से प्रभावितों को जो है वो राहत पहुंचाई। और मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी का कि समाज द्वारा दिया हुआ एक एक पैसा जो सही प्रभावित है वहां तक इन्होंने पहुंचाया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परंतु सरकार की ओर से लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, कब आएगी राहत, कब मिलेगा फायदा। ये हालत इस सरकार की है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को विचार तो करना पड़ेगा। और एक अपील मैं करना चाहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सरकार की गुटबाजी का प्रदेश को नुकसान होता है, विकास में भी हो रहा है। आपने बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिन मंत्रियों से नहीं बनती उन विभागों में बजट को कटौती कर दी। अगर लोक निर्माण मंत्री से नहीं बनती तो पीडब्ल्यूडी के बजट में कटौती, नुकसान जनता भुगते। अरे बनती कितनी बनती वो तो आज के कार्यक्रम में देख लिया। अवस्थी जी, आज के कार्यक्रम में हो गई नारेबाजी, गुटबाजी तो आज ही नजर आ गई। इसलिए आपदा में गुटबाजी का असर ना हो। आपदा में जिन विभागों में नुकसान हुआ है उन विभागों को पूरी धनराशि मिले। हमें शक है कि गुटबाजी के कारण जो है ये आपदा प्रभावितों को जो है वो धनराशि नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे। अब अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि केंद्र से पैसा नहीं मिलता। जब हम बोलते हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर है तो हमारा हक है, और इस साल कहते हैं इस साल तो कुछ मिला ही नहीं। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं, फेडरल स्ट्रक्चर बीजेपी की सरकार के समय नहीं होता। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो भी फेडरल स्ट्रक्चर ही था। 2003 से 2013 कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल में राहत राशि, चाहे वो एसडीआरएफ के माध्यम से, चाहे एनडीआरएफ के माध्यम से, चाहे एसडीएमएफ के माध्यम से, और उस समय जरूर एसडीआरएफ को सीआरएफ कहते थे, एनडीआरएफ को एनसीसीएफ कहते थे, जो भी राहत मैनुअल्स थे उनके माध्यम से
सिर्फ 2650 करोड़ रुपए 10 साल में आए। 10 साल में 2650 करोड़ रुपए आए। अवस्थी जी सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। मोदी जी 2014 में आए, 2024 तक 10 साल में हिमाचल प्रदेश को 7625 करोड़ रुपए आपदा राशि के रूप में केंद्र सरकार ने दिए हैं। आप वैल्यू ही देखते रहो, परंतु आप क्या कर रहे हैं मैं आगे बताता हूं। आपकी सरकार के समय 3 सालों में केंद्र सरकार ने 3578 करोड़ रुपए 63 लाख रुपए दिए। सॉरी, ये मैं अभी प्रश्न है, विधानसभा में प्रश्न लगा है। आपने कहा है कि गत 3 वर्षों में प्रदेश सरकार को आपदा के तहत विभिन्न मदों में 3578 करोड़ 63 लाख रुपए प्राप्त हुए। आपकी सरकार केंद्र में, हमारी सरकार, फिर भी आपको 3578 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और आप बोलते हैं हमें कुछ नहीं मिला। और आपकी हालत क्या है विक्रमादित्य जी, मैं बताऊं आपकी हालत बताऊं? आपकी हालत यह है कि 2023-24 में जिस साल आपदा आई, आप कह रहे भारी आपदा आई, केंद्र ने आपको एक ही मैं मद बता रहा हूं, एनडीआरएफ से 787 करोड़ रुपए दिए। और उसमें प्रावधान है केंद्र से जितना पैसा आएगा 10% स्टेट देगा। क्यों मंत्री महोदय, ऐसा ही है ना? 10% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है। 2023 में प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का 1 रुपया भी नहीं दिया। ये प्रश्न के उत्तर में आपने लिख के दिया है। ये आपकी कारगुजारी है कि आपदा में प्रदेश सरकार ने 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, फिर ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और आप बात करेंगे अगर इस साल की, तो इस साल भी आपके इस प्रश्न के उत्तर के मुताबिक तो 1085 करोड़ आ चुके हैं, पर मेरी सूचना के मुताबिक 1299 करोड़ आ चुके हैं। आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 1 रुपया नहीं आया। 1085 करोड़ रुपए आपके प्रश्न के उत्तर में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो फिर नहीं, आपके नहीं, आपका पीडब्ल्यूडी का तो अलग है, ये तो आपदा की राशि है विक्रमादित्य जी। आपका तो बहुत बड़ा बजट है, ये तो आपदा में आया है। अरे रूटीन में भी आया तो बोलो तो सही कि रूटीन में ही आया। आप बस वहां सर अभी अवस्थी जी एक पैकेज की बात कर रहे थे। आपदा विशेष पैकेज दिया, 4500 करोड़ का दिया। वैसे तो बहुत कुछ है उस पर बोलने पर। यस, रिलीफ मैनुअल की चर्चा कर रहा हूं। उस रिलीफ मैनुअल में ये सर इन्हीं का प्रश्न है, इन्हीं के द्वारा दिया हुआ उत्तर है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत 25,916 लाभार्थियों को 256 करोड़ 57 लाख रुपए दिए गए। ये विशेष राहत पैकेज है 4500 करोड़ का, जिसमें सिर्फ 256 करोड़, हमारे नेता प्रतिपक्ष थोड़ा लिबरल है, वो 300 करोड़ बोल गए थे। एग्जैक्ट संख्या आपने बताई है 256 करोड़ ये मिला है प्रभावितों को। आप 4500 करोड़ की डफली बजाते रहो, परंतु प्रभावितों को कुछ मिला ही सर। आपको दिया, वो भारत सरकार ने आपको दिया। जो सर आपने सुना नहीं, 3578 करोड़ 3578 करोड़ आपको दिया। सर ये आपके जवाब हैं। अब आपने नहीं मानना तो मैं क्या करूं? ये सर इनकी आदत है, मैं ना मानूं, परंतु आपके ही प्रश्नों के उत्तर ये सब साबित करा। पूरा पढ़िए, आप पढ़िए। मैंने अपने मतलब का पढ़ लिया, आप अपने मतलब का पढ़ लेते। आपको मौका मिला था, आप पढ़ लेते। सो अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अब आप बार घंटियां बजा रहे हैं। हो गया टाइम, 14 मिनट दे दिया। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सुझाव भी हो जाए जल्दी। थोड़ा सा मैं आग्रह 2-4 मिनट की आपसे बात आग्रह करूंगा कि ये ठीक है जो सबने कहा है कि आपदा की घटनाएं क्यों घट रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बादल ज़्यादा फटेंगे ही, और उसके कारण ये सारा हो रहा है।
परंतु मैंने 2023 में भी आपदा की बहस में भाग लेते हुए कहा था कि हमें रिसर्च वर्क शुरू करवाना चाहिए, साइंटिस्टों को इस काम में लगाना चाहिए। पहले तो ग्लेशियर ना पिघले इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर पिघल ही रहे हैं, बादल फट रहे हैं, तो कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं समय की, स्थान की? इस और रिसर्च को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम होने वाले नुकसान को कम करें। दूसरा अवैध खनन है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथियों ने विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की है। पर अध्यक्ष महोदय, हालत बहुत खराब है। बाकी जगह तो खड्डे होंगी, नदियां होंगी, तब अवैध खनन होता होगा। मेरे तो चंगर है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहां कभी खनन नहीं होता था, इस बार तो वहां भी अवैध खनन हो गया। 20-20 मीटर गहरी खुदाई करके पोपलेन के माध्यम से पत्थर निकालकर ओवरलोडेड टिप्पर पंजाब में बिक रहे हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार के कर्णधार वहां पर उनको शय देते हैं, अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकते हैं। इस तरह अवैध खनन को बढ़ावा देंगे। इस बार तो मां नैना देवी की कृपा से बच गए, कितने दिन बचेंगे? इसलिए पूरे प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। इस पर कोई पॉलिसी तो बने, पॉलिसी बने तो उसको इंप्लीमेंट तो करो। आप किस तरह से बोल रहे हैं? आज बहुत अच्छी बात भवानी पठानिया जी ने की, हमारे आदरणीय चंद्र कुमार जी ने की। सरकार के ही लोग समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फिर भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। और सरकार के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे अवैध खनन को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण देते हैं। आप अवैध कटान की बात करते हैं, चर्चा चिंता सब करते हैं, पर विचार करिए कि आपकी सरकार के समय में अवैध कटान तो क्या, अब तो अवैध डिपू लग रहे हैं, अवैध डिपू लग रहे हैं। मीडिया अब इतनी उछालता है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। आप कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? धर्मपुर के अवैध डिपू पर अगर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की तो मेरा आरोप है कि सरकार ही उसमें संलिप्त थी। क्यों कार्रवाई नहीं होती? उससे बाकी अवैध काम करने वालों के हौसले बढ़ते हैं। इसलिए जब तक ये अवैध खनन, अवैध कटान, अवैध काम नहीं रुकेंगे, ये आपदाएं आती रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा और सुझाव कि हमें डेवलपमेंट मॉडल पहाड़ का क्या हो, इसकी चिंता करनी पड़े। हिली स्टेट्स का डेवलपमेंट मॉडल प्लेन स्टेट से अलग होना ही चाहिए। सरकार कोई भी आए, परंतु कहीं ना कहीं हम मैदानी इलाकों की नकल पहाड़ों पर करने लग पड़े हैं और उसी का नुकसान यहां पर पहुंच रहा है, वो हर मामले में। और मुझे लगता है इस पर एक्सपर्ट्स को बिठाकर चर्चा करनी चाहिए। पहाड़ का डेवलपमेंट मॉडल क्या हो, मैं उदाहरण दूं अगर एक दो चीजों के, और बुजुर्गों ने वो रास्ता हमें दिखाया था। पहाड़ के रास्ते कभी सीमेंटेड नहीं होते थे, पहाड़ के रास्ते पक्के भी होते थे तो खड़ौंज वाले होते थे, चलना भी आसान होता था, पानी भी नीचे जमीन के अंदर जाता था, सीधा बहता नहीं था, खड्डों में ज्यादा जाता नहीं था। आज ये सीमेंटेड रास्ते, ना पशु चल सकते हैं, बरसात में ना इंसान चल सकता है, और आपदा के लिए निमंत्रण देने वाले हैं। क्या बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, विचार करना पड़ेगा। सड़कों पर विचार करना पड़ेगा। क्या पहाड़ पर इतनी सड़कें बनानी है? इच्छा होगी हर परिवार की। पहले गांव इकट्ठा था, गांव को जोड़ देते थे, अब तो घर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहाड़ पर बना लिया। अब हर घर को सड़क से जोड़ेंगे तो पहाड़ कहां बचेंगे? और सड़कें भी जेसीबी और पोप लाइन से बनेंगी। और मशीनें कितना खोखला पहाड़ को करती है। इसलिए कहीं ना कहीं सड़कों को सीमित करना, जेसीबी पोप लाइन के यूज को सीमित करना पड़ेगा। आज तो घर की नींव भी निकालनी है तो भी मशीन, प्लॉट भी बनाना है तो भी मशीन, और उसके कारण पहाड़ खोखले हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब बारिश पड़ती है या ऐसा कुछ बादल फटने की घटना होती है तो ये घटनाएं घटती हैं। ऐसे ही मैं तो मकानों की भी बात करूंगा। हम जरा पुराने बुजुर्गों के समय के मकानों को तो याद करें, आज भी बहुत से हैं। कहीं सीमेंट नहीं होता था, कहीं सरिया नहीं लगता था, कहीं ईंट नहीं लगती थी, मिट्टी और लकड़ी से हमारे घर बनते थे। 2 से तीसरी मंजिल नहीं होती थी, उससे पहाड़ पर वजन नहीं पड़ता था। आज हम चंडीगढ़ दिल्ली की नकल करते हुए
वो सीमेंटेड सरिये के 6-6 मंजिले मकान पहाड़ की चोटियों पर बना रहे हैं। और उन पहाड़ों पर कितना वजन पड़ रहा है, कितना लोड पड़ रहा है। इन चीजों को रोकना मैं नहीं समझता सरकार का ही काम है, परंतु सरकार कोई नीति बनाए, हम भी साथ दें, समाज का भी सहयोग लें, ताकि पहाड़ी स्टेट का डेवलपमेंट मॉडल एक ऐसा बने ताकि आपदा के समय नुकसान कम से कम। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है सरकार से कि ऐसा नहीं है कि हम आपदा के समय संवेदनशील नहीं है, सरकार के साथ नहीं है, परंतु सरकार प्रोएक्टिव होकर काम करे, गंभीरता के साथ काम करे। हम साथ देने को तैयार हैं। और ऐसे कुछ कठिन निर्णय, नदियों के किनारे मकान बना ले, आपने पॉलिसी तो बनाई, इंप्लीमेंट कौन करेगा? क्या आपने प्रधानों को पावर दी? इसलिए ऐसे सारे विषय हैं, इतने कम समय में उन पर चर्चा नहीं हो सकती। थैंक यू। आप उस पर कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उसमें चर्चा करें, सबके सुझाव लें और पहाड़ का अलग से डेवलपमेंट मॉडल बनाएं, तभी हम आपदा से बच सकेंगे। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यही चला तो एक दिन हिमाचल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो घटना सच हो सकती है। इसलिए आज समय है हम संभलें और उस दृष्टि से योजना बनाएं। यही निवेदन करते हुए अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।